हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं सिस्टैंगो कंपनी के बारे में। और बेसिकली ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम है, जिस वजह से माइक्रो कैप कैटेगरी में आती है। पहला डिस्क्लेमर ये है कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है और इसके अंदर वो तमाम पोटेंशियल है जो इसको आगे चल के एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित कर सकता है। तो ये आपके पैसे को ईजिली 10 से 20 गुना, इवन 25 गुना तक ईजिली कर सकता है विद इन टाइम हॉरिजन, अगर हम 5 साल का लेके चलें तो। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इसके रिस्क और तमाम चीज़ों पे हमने डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस किया है। चलिए शुरू करते हैं फिर अपना वीडियो आज का। और सबसे पहले हम थैंक्स बोलना चाहते हैं सुधीर नायक जी को, क्योंकि इन्होंने ही इस कंपनी के लिए रिक्वेस्ट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टैंगो टेक्नोलॉजी के लिए। और ऑलरेडी हमने SCPC के ऊपर एक वीडियो बना दिया है और ये हमारा सेकंड वीडियो है इनकी आस्क पे। थैंक्स अलॉट सुधीर नायक जी। एंड अपना वीडियो पे हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम इनके बिज़नेस को ही देखते हैं और देखते हैं कंपनी का जन्म कब होता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कंपनी का जन्म होता है 2004 में। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 20 साल का रिच एक्सपीरियंस है कंपनी के पास काम करते हुए जब से इसका जन्म हुआ। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा इनके जो बिज़नेस रहते हैं वो सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस पे रहते हैं, क्योंकि आईटी कैप से बिलोंग करती है। इस वजह से सॉफ्टवेयर सोल्यूशन ही प्रोवाइड करती है कंपनी। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा ये डिज़ाइन भी करते हैं, इंप्लीमेंट भी करते हैं और मैनेज भी करते हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो कस्टमाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं। जो भी इनके क्लाइंट्स या कस्टमर्स होते हैं उनको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। देन यहाँ पे हम एक बार नज़र डालते हैं कि कंपनी का एक्चुअल बिजनेस है क्या, इन डेप्थ में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा कि इनका जो मेन काम होता है वो डिजिटल एरिया के आसपास होता है। तो ये डिजिटल इकोसिस्टम प्रोवाइड कराते हैं और उसको प्रोवाइड करने के लिए ये जो सोल्यूशंस पे काम करते हैं, पहला तो एजाइल सोल्यूशंस है। जिनको नहीं पता, एजाइल सोल्यूशंस ये अक्रॉस द आईटी इंडस्ट्री बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है। और जस्ट एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ। तो एजाइल सोल्यूशंस में क्या होता है कि आप एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कोई एक वेबसाइट बना रहे हैं। तो वेबसाइट एक ही बार में आप पूरा बना सकते हो, या आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि वेबसाइट छोटे छोटे पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिया कि वेबसाइट के 10 फीचर्स है, आपने 2 फीचर्स बना लिए, फिर बाद में 2 फीचर्स बनाए, उसको धीरे धीरे लाइव करते गए। ये जो सेकंड वाला है वो ये एजाइल के अंदर आता है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप छोटे छोटे फीचर्स आप बनाते जाते हो और उसको लाइव करते जाते हो, सो दैट कस्टमर भी उसको यूज़ करता है, फिर आपको फीडबैक्स मिलते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उसको धीरे धीरे और फीचर्स ऐड ऑन करके इनोवेट कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसको सही कर सकते हो। बट इन वन गो आपने पूरी वेबसाइट बना दी और कस्टमर को पसंद ही नहीं आई या फिर उनके अकॉर्डिंग नहीं रही, वो पूरा ऑल ऑफ द एफर्ट्स विल गो इनटू वेस्ट। ये एक तरीके से एडेड एडवांटेज रहता है एजाइल सॉल्यूशंस का कि आप छोटे छोटे चंक्स में डिलीवर करते जाते हो जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट है। देन इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि ऑन टाइम डिप्लॉयमेंट्स ये देते हैं। और इनकी जो खास बात है कि लास्ट 15 साल से स्पेसिफिकली इन्होंने फोकस किया है टेक सेवी एरियाज़ पे। अब टेक सेवी एरियाज़ या ऑर्गेनाइजेशंस आप कह सकते हो कि जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रही हैं, जो आने वाले टाइम की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ होगी, जिसमें आपका AI आता है, आपका मेटावर्स आता है, आपके डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स आते हैं। ये सारी फ्यूचरिस्टिक्स टेक्नोलॉजीज़ हैं जो स्पेसिफिक कंपनीज़ काम कर रही हैं। उनको ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। और इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा इनका जो पूरा एरिया है वो स्पेसिफिकली इन्होंने फोकस किया है कस्टमाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें कि इंक्लूड होता है वेब 2, वेब 3। अभी जैसे एक बेसिक सा ब्रीफ है। वेब 2 और वेब 3 में डिफरेंस क्या होता है? वेब 2 का मतलब होता है अभी जो भी हम आप कह सकते हो वेब यूज़ कर रहे हैं, इन शॉर्ट जो भी हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और अभी की रिसेंट करंट टेक्नोलॉजीज़ जो यूज़ कर रहे हैं वो सारी वेब 2 के अंदर आती हैं। और वेब 3 का मतलब है फ्यूचरिस्टिक, जो हमारे इंटरनेट में चेंजेस हो रहे हैं वो सब वेब 3 में आएगा। फ्यूचरिस्टिक में जैसे कि डिसेंट्रलाइज हो गया, आपने नाम सुना होगा क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइन का, इथेरियम का। ये सारे फ्यूचरिस्टिक्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं जो कि वेब 3 के अंदर आते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों में। देन इसी के अलावा इनका काम मोबाइल एप्लीकेशंस पे भी है और ज़्यादातर ये फोकस डेटा एनालिटिक्स पे करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में डेटा इज़ द न्यू फ्यूल, एक जो इसको टैगलाइन भी दिया गया है। दैट्स वेरी एक्यूरेट, बिकॉज आने वाले टाइम में डेटा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और डेटा से हज़ारों चीज़ें करी जा सकती है। डेटा के ऊपर एनालिटिक्स करना, उसका फिर फाइनल आउटकम निकलना, उस पर भी इनका काम है। देन इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा इनकी जो टीम है 300 से ज़्यादा इनके पास एम्प्लॉइज़ हैं जो कि अभी करंटली काम करते हैं। और इनके आप स्पेसिफिक एरियाज़ देखोगे तो वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी करते हैं, वेब 3 डेवलपमेंट करते हैं, AI डेवलपमेंट है, देन डेटा इंजीनियरिंग है, इसी के साथ ब्लॉकचेन पे काम है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम है। ये कुछ की एरियाज़ हैं जिस पे ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। देन सेक्टर्स वाइज आप देखोगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज को, बिजनेस को ये काम अपना प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटैलिटी है, फैंटेसी स्पोर्ट्स आ गया, प्रॉपर्टी टेक हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स हो गया। ये सारी चीज़ें हम आगे चल के भी डिटेल में काफ़ी देखेंगे। बट ओवरऑल इन अ ग्लैंस आप देखोगे तो ये पूरा ऊपर पिक्चर है जिसपे कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। देन यहाँ पे कुछ की एस्पेक्ट दिख जाएंगे आपको। ये सर्टिफाइड है, ISO से सर्टिफाइड है कंपनी। इनके 3 ऑफिसेज हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। 1000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने काम किया हुआ है। 15 साल का इनके पास अच्छा खासा रिच इनोवेशन का एक्सपीरियंस है। 300 से ज़्यादा इनके पास एम्प्लॉइज़ हैं जो काम करते हैं और 600 से ज़्यादा इनके खुद के क्लाइंट्स हैं जिनको ये सर्व करते हैं। देन यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इनको सर्टिफिकेशंस भी मिले हुए हैं और अवार्ड्स भी मिले हुए हैं जिससे कंपनी को रिकॉग्नाइज़ किया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आप कह सकते हैं एक तरीके से सर्टिफिकेट रहता है। ये शो करता है कि इन्वॉल्वमेंट कितना अच्छा है किसी भी कंपनी का जो उनके एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं। और इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा और भी कई सारे इनको अवार्ड्स मिले हुए हैं। AI रिलेटेड इनको रिकॉग्निशन मिला है, वेब 3 रिलेटेड रिकॉग्निशन मिला है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है किसी भी कंपनी के लिए।
अभी इनकी वेरियस सर्विसेज आप देखोगे तो इसमें वेब3 नेटिव आ जाता है, ऐप डेवलपमेंट आता है, डेटा इंजीनियरिंग है, डेवऑप्स है, डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा सीआरएम सॉल्यूशंस भी ये प्रोवाइड करते हैं, और इनके खुद के प्रोडक्ट्स हैं। साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते हैं, स्टाफ ऑगमेंटेशन भी ये प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस डेस्क भी है, ये सर्विस भी ये प्रोवाइड करते हैं। सो इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं एक एक कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें स्पेसिफिकली रहती है। सो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो सबसे पहला आप देखोगे तो वेब3 नेटिव है। अभी वेब3 नेटिव के अंदर ये डिटेल में आप देखोगे तो इतने सारे सर्विसेज हैं जो कि कंपनी जिस पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो सबसे पहला वेब3 नेटिव हो गया, जिसमें वेब3 रिलेटेड सारी टेक्नोलॉजीज आ गई। अब वेब3 में जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि वेब3 के अंदर आपके फ्यूचरिस्टिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाती है, मतलब कि जो भी इंटरनेट अभी हम यूज़ कर रहे हैं, तो आगे आने वाले हमारे फ्यूचर में जो इंटरनेट होगा वो तमाम चीज़ें वेब3 में आ जाती है। अभी उसमें क्या क्या रहता है, जैसे क्रिप्टो करेंसीज रहती है, देन आपकी एनएफटीज होती है, डाउज होता है, फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आती है, डिसेंट्रलाइजेशन आता है। तो ये सारी चीज़ें आपके वेब3 नेटिव में आ जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, इस पर भी ये काम करते हैं। सो इन शॉर्ट ब्लॉकचेन डेवलपमेंट जो रहता है, सो उसका प्योर काम आप देखोगे तो वो एक तरीके से क्रिप्टो करेंसीज में यूज़ होता है। मतलब क्रिप्टो करेंसीज में आपने बिटकॉइन, इथेरियम नाम सुना होगा, तो ये सारे के सारे ब्लॉकचेन पे ही बने हुए हैं। तो इन शॉर्ट रियल टाइम से आपको एग्जांपल अगर मैं दूँ तो जैसे जावा करके एक लैंग्वेज आती है, या फिर आपने सी लैंग्वेज सुना होगा, डॉटनेट लैंग्वेज सुना होगा, पाइथन लैंग्वेज सुना होगा। सो ये अभी की लैंग्वेजेस हैं जिसको यूज़ करके वेब2 जो हमारे करंट इंटरनेट है उससे रिलेटेड चीज़ें बनाई जाती हैं। जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हो गई, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, क्रिप्टो करेंसीज हो गई, तो उसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का यूज़ किया जाता है। देन मेटावर्स डेवलपमेंट आता है इसमें। जैसे मेटावर्स में अभी फेसबुक भी मेटा की तरफ काफ़ी काम कर रहा है। इवन उसका खुद का नाम भी उसने चेंज किया, फेसबुक से मेटा हो गया है। सो मेटा एक तरह से वर्चुअल रियलिटी है, जिसमें कि आप एज अ इन पर्सन जा सकते हो और आप आपके अलग अलग अवतार रहेंगे, जिससे आप मीटअप कर सकते हो और कोई भी गेम खेल सकते हो। सो ये भी बहुत ही वास्ट टेक्नोलॉजी है। देन डीफाई डेवलपमेंट आ जाता है, ये अगेन डिसेंट्रलाइज्ड चीज़ों को बनाने के लिए काम आता है। देन मल्टी चेन सोल्यूशंस रहते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रहता है, एनएफटी टोकन्स एंड रोल आउट्स होता है। सो इसने भी रिसेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा बूम पकड़ा हुआ है। सो एनएफटी मीन्स आपने नाम सुना होगा अगर, तो नॉन फंजिबल टोकन होते हैं। और फंजिबल का मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ जो कि ईजिली चेंज ना की जाए। जैसे हम रियल टाइम एग्जाम्पल लें तो हमारे कैश होता है, एक्चुअल जो हमारी करेंसी होती है वो सारी चीज़ फंजिबल में आ जाती है। बट ये जो एनएफटीज़ होती है ये नॉन फंजिबल टोकन में आती है। सो इसको स्पेसिफिक कोई एक बंदा ओन करता है, उसके पास ये राइट्स होता है कि ये उसी से बिलोंग करता है। सो ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा पेंटिंग्स एंड ऑल में एनएफटीज़ बहुत चल रही होती हैं। सो ये एरिया भी काफ़ी वास्ट है। देन DEX इंटीग्रेशन है, और ये बेसिकली एक इंटीग्रेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स है, इस पर भी कंपनी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो सेकंड जो है ऐप डेवलपमेंट। सो ये हमारे रिसेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है अक्रॉस द इंडस्ट्रीज। आप देखोगे मोबाइल डेवलपमेंट में अपनी सर्विसेज देते हैं, iOS देते हैं, एंड्रॉइड पे डेवलपमेंट करते हैं, वेब डेवलपमेंट करते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड करते हैं। फ्रंट एंड का सिंपल सा मीनिंग होता है, जो नॉन IT वाले हैं उनके लिए जैसे एक ब्रीफ देना चाहता हूँ। सो फ्रंट एंड का मतलब होता है जैसे कोई भी आप वेबसाइट देख रहे हो, तो वेबसाइट जो आप देख रहे हो, जो आप इंटरेक्ट कर रहे हो, सो वो सब कुछ फ्रंट एंड के अंदर आता है। आपने किसी बटन पे क्लिक किया, किसी लिंक पे क्लिक किया, वो सब फ्रंट एंड के अंदर आ गया। और बैक एंड में वो काम आता है कि आपने कोई वेबसाइट पे किसी बटन पे क्लिक किया, वो बटन पे जब आपने क्लिक किया तो उस पर कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होता है जो बैकग्राउंड में होता है। सो वो जो भी कोडिंग वगैरह होती है वो बैक एंड के अंदर आ जाती है। देन डेटा एरिया पे भी कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। सो डेटा इंजीनियरिंग पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। डेटा इंजीनियरिंग बेसिकली आपके पास सेट ऑफ डेटा है, उस पर आप कुछ काम करके उसका एक जो फाइनल आउटकम रहता है, मीनिंगफुल आउटकम, वो निकालते हैं। देन डेटा लेक्स एंड वेयर हाउसेस पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो डेटा ह्यूज, बहुत ज़्यादा ह्यूज हो सकता है, तो जो रॉ डेटा होता है वो मीनिंगलेस होता है स्पेसिफिकली। सो बहुत से इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है, टर्मिनोलॉजीज है। लेक्स एंड वेयर हाउसेस में मतलब आपके कुछ स्पेसिफिक कुछ डेटा पड़े हुए हैं, उससे आपने डेटा को एनालाइज करके फिर मीनिंगफुल आउटकम निकाला। सो वो पूरा डेटा लेक एंड वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। देन डेटा पाइपलाइन है, डेटा एनालिटिक्स है, देन AI NML है, बेसिकली आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग हो गई, डेटा ऑप्स हो गया, डेटा विजुअलाइजेशन हो गया। सो इस सभी पे अपनी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। देन इनका जो एरिया आता है वो डेवऑप्स एरिया आ जाता है। सो बेसिकली डेवऑप्स एरिया भी बहुत ही वाइडली यूज़ होता है अक्रॉस इंडस्ट्रीज़। और इसका सिंपल सा अगर मैं आपको बैकग्राउंड दूँ, सो डेवऑप्स एक तरह का पूरा प्रोसेस होता है जो आप कह सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सो उससे टाइम एफिशिएंसी आपकी बहुत बढ़ जाती है। सो डेवऑप्स का मतलब होता है कि सिंपल से आपके कुछ बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप यूज़ करके एक कंटिन्यूस फ्लो बना देते हो। सो CI/CD पाइपलाइन से भी बहुत से लोग इसको जानते होंगे। CI मीन्स कंटिन्यूशन इंटीग्रेशन एंड CD मीन्स कंटिन्यूस डेवलपमेंट। सो एक बार आपने वो पाइपलाइन सेट कर दी, सेट ऑफ आपने टूल सेट कर दिए, सो बार बार आपको रिपीटेटिव काम नहीं करने पड़ेंगे। सो आपका एक फ्लो बन जाता है जिससे आपकी टाइम एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। सो ये डेवऑप्स के अंदर सब आ जाता है। तो इसमें आपके क्लाउड कंप्यूटिंग है, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन है, CI/CD पाइपलाइन आ गई जो अभी हमने डिस्कस करी, देन कॉस्ट इंजीनियरिंग हो गई, एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन हो गया। ये सारी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। देन ये स्पेसिफिक एरिया भी बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। सो आपको अगर कस्टमर तक पहुंचना है, सो उसके लिए आपको मार्केटिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सो आजकल 1-to-1 इन पर्सन आप कह सकते हो मार्केटिंग खत्म हो गई, टेलीविजन मार्केटिंग भी खत्म हो गई। ज़्यादातर जो भी मार्केटिंग इस टाइम सबसे बूम पे चल रही है वो डिजिटल है। डिजिटल मार्केटिंग में आपको एन नंबर्स, आपको इनफिनाइट लोगों तक आप पहुँच सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कह सकते हो कोई भी कंट्री में आप डायरेक्टली रीच कर सकते हो। सो ये एक फ़ायदा होता है डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग आती है, ऑर्गेनिक SEO आता है, देन कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग आती है। सो ये सारी सर्विसेज हैं इस एरिया में।
देन ये CRM सॉल्यूशंस भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। सो CRM जिनको नहीं मालूम होगा, सो ये एक तरीके से एंड टू एंड सॉल्यूशन होता है, और CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो ये एक तरीके का सॉल्यूशन है जिसमें आपका क्लाइंट की एंड टू एंड जर्नी आ जाती है, उसके प्रोडक्ट से खरीदने से लेके उसके प्रोडक्ट के मेंटेनेंस तक सब कुछ आ जाता है। सो बहुत ही वाइडली यूज़ होता है ये भी अक्रॉस इंडस्ट्रीज़। और आपने नाम सुना ही होगा सेल्सफोर्स का, तो सेल्सफोर्स का स्पेसिफिक एरिया ही यही है। CRM सॉल्यूशंस टूल ही एक तरीके से प्रोडक्ट है जो CRM सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और सिमिलर काइंड ऑफ CRM सॉल्यूशंस ये कंपनी भी प्रोवाइड करती है, जिसमें ज़ोहो एंड हब स्पॉट आ जाता है। देन अभी हम डायरेक्टली आ जाते हैं इनके प्रोडक्ट्स पे। इनके खुद के 2 प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपनी बना के अपने क्लाइंट्स को देती है, जिसमें एक स्वाटर LMS करके इनका पहला प्रोडक्ट है, दूसरा इनका प्रोडक्ट का नाम है सूतित। सो ये 2 प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, और इसमें हम ज़रा सा ब्रीफ में एक बार देखते हैं कि ये दोनों प्रोडक्ट्स क्या काम करते हैं। सो इनका जो पहला प्रोडक्ट है स्वाटर करके, सो ये बेसिकली आप कह सकते हैं एक तरीके से ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। सो ये ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जो कि डिज़ाइन किया गया है जो भी लर्नर्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए। अब ये अक्रॉस वाइडली यूज़ होता है, जिसमें कि आप अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं, आपकी कोई स्पेसिफिक टीम से उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, और इवन अपने कस्टमर्स को भी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। सो इसमें कुछ की फीचर्स हैं जो कि ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं, और आप होस्ट कर सकते हैं उसको ऑनलाइन, या फिर इन पर्सन सेशंस आप दे सकते हैं, और अपने कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस आप भेज सकते हैं। देन इसी के बाद आपका आ जाता है गेमिफिकेशन है। सो गेम आजकल आप देखा होगा कि लर्निंग एज अ फन भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें लर्निंग बहुत अच्छी होती है। सो गेमिफिकेशन के थ्रू ये एक अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो इनका प्रोडक्ट है उसके ज़रिए। देन बैचेस आप क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें आप टेस्ट ले सकते हैं, क्विजेस ले सकते हैं, और अपने ब्रांड को भी आप एक तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। देन इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे सेटअप आ जाता है, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स के लिए अलग अलग सेटअप आप कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग्स परमिशंस रहेगी कि हर एक स्पेसिफिक रोल की कितनी एक्सेस है या उनकी क्या परमिशंस हैं। देन कंटेंट डिस्कवरी को आप इनेबल कर सकते हो। और जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ट्रूएड प्लेटफॉर्म है, सो इन्होंने वाइडली इसको यूज़ किया हुआ है, जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट आ जाते हैं। और देन इसका दूसरा जो प्रोडक्ट है सूतित करके, सो इसमें आप देखोगे, सो ये वाला जो इनका प्रोडक्ट है ये स्पेसिफिकली फोकस करता है इन्वेस्टमेंट एरिया पे, और ये अपने इन्वेस्टमेंट वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है इनका, जो कि स्पेसिफिकली बनाया गया है जो बिज़नेस हैं, कोई भी कंपनीज़ हैं या उनके किसी भी तरीके के बिज़नेस हैं, उनको ये वेल्थ मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। और ये इंडिया का, नोट करने वाली बात है, इंडिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। देन इसमें आप देखोगे तो इनका बहुत ही अच्छा टाइप है, जो म्यूचुअल फंड पार्टनर्स हैं उनके साथ बहुत ही अच्छा टाइप है, बिकॉज ये वेल्थ मैनेजमेंट टूल है। सो इस वजह से म्यूचुअल फंड के साथ पार्टनरशिप है इनकी काफ़ी, जिसमें HDFC बैंक आ गया, देन आपका निपॉन आ गया। सो ये म्यूचुअल फंड्स है, HDFC का है, निपॉन का है, देन UTI म्यूचुअल फंड्स है, कोटक का है, SBI का है, ICICI है, एक्सेस है, आदित्य बिरला का है, टाटा का भी है, देन IIFL है, देन फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है, देन इन्वेस्को है। सो बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड म्यूचुअल फंड्स आप कह सकते हो इसके साथ टाइप्स है इनका। और सो स्पेसिफिकली आप देखोगे, सो इसमें इस प्रोडक्ट में कई चीज़ों का यूज़ किया गया है, जिसमें इन पूरे तरीके से एनालिटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। सो इसमें एनालिटिकल व्यू दिया गया है बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए। देन AI बेस्ड रिकमेंडेशंस भी ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। सो इसका फाइनल मोटिव क्या होता है कि कोई भी कंपनी है उसका जो आइडल कैश है जो कि वो अभी यूज़ नहीं हो रहा है, सो उसको कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में, और वो सब कुछ एक ही जगह सब आपको फैसिलिटी दी जाती है जिसमें आप कर सकते हो। सो इनका मेन फोकस ही होता है कि आइडल कैश का यूज़ किया जा सके बिजनेस को और ग्रो करने के लिए, और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वीकेंड्स हो गया या फिर हॉलीडेज़ हो गया। तो इतने शॉर्ट पीरियड में भी आप उसमें इन्वेस्ट करके रिटर्न्स ले सकते हैं, क्योंकि जो इनके कोई भी बिजनेस होता है उनके पास जो कैश होता है वो बहुत ही ह्यूज कैश होता है। सो उसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं। देन इसके अलावा आप देखोगे कि ये टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कराते हैं जो भी इनके क्लाइंट्स होते हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं उनको। और सीधा सीधा उसका आपको बिज़नेस के ग्रोथ में ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप टैक्स भी अगर सेव कर पा रहे हो, सो वो आप वापस से वो जितना भी आपने टैक्स सेव किया वो वापस से अपने बिज़नेस में लगा सकते हो उसको ग्रो करने के लिए। और इन अ ग्लैंस आप देखोगे तो ये एक तरीके से स्क्रीनशॉट है, और इस तरीके से इनका आप कह सकते हो ये प्रोडक्ट दिखता है, जिसमें कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टेड अमाउंट दिख जाएगा, आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है वो पूरा यहाँ पे दिख जाएगा, और अभी टोटल आपका कितना वेल्थ बना है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो इस तरीके से ये दिखता है। देन इनका ये चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, यहाँ पे आप देखोगे स्पेसिफिकली तो ये खुद के ब्लॉग्स भी टाइम टू टाइम लिखते रहते हैं, जिसकी वजह से अपने आप कह सकते हैं इनकी रीच काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे इन्होंने अपने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन पे इनके कुछ ब्लॉग्स हैं। इसके अलावा आप देखोगे मल्टी चेन इकोसिस्टम पे है, ये अगेन ब्लॉकचेन पे आ जाता है। देन जनरेटिव AI पे इनके खुद के ब्लॉग्स हैं। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी इस कंपनी। देन यहाँ पे आप देखोगे तो अक्रॉस इंडस्ट्रीज़, जिस इंडस्ट्रीज़ में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सब इन्होंने मेंशन करी है, जिसमें पहली आती है फिनटेक। सो फिनटेक अभी का करंट एग्जांपल दूँ तो जैसे पेटीएम हो गया तो वो फिनटेक में आ जाता है। सो इस टाइप की इनके पास क्लाइंट्स रहते हैं। देन ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी एरिया है, एजुकेशन एरिया है इनके पास, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी का एरिया है, फैंटेसी स्पोर्ट्स हो गए उनका एरिया है, देन एग्री-टेक का है, पब्लिक सेक्टर है, एंड प्रॉप टेक का है। और इनके प्रेजेंस आप देखोगे तो USA वाशिंगटन में इनका ऑफिस है, देन UK लंदन में इनका ऑफिस है, और इंडिया के अंदर हमारे इसमें इंदौर में इनका ऑफिस है। और जो इनके कस्टमर्स हैं जिनको ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये थ्रू आउट द ग्लोब काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है इनके कस्टमर्स की। कनाडा में भी हैं, USA में, UK में, नीदरलैंड्स में, स्विट्जरलैंड है, कतर है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग में इनके कस्टमर्स रिलाई करते हैं। और यहाँ पे आप इनके बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स को देख सकते हो कौन कौन है। सो विनीता राठी जी हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी की। देन नीलेश राठी जी हैं, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एंड CFO हैं इस कंपनी के। एंड सरिता देवी खंडेलवाल हैं, ये चेयरमैन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। देन विकास जैन जी हैं एंड नरेंद्र जी हैं। सो इनके बारे में आप और स्टडी कर सकते हो।
देन यहाँ पे आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 जो था उसका इन अ ग्लैंस यहाँ पे नंबर्स कंपनी ने दिए हुए हैं। सो इनका जो रेवेन्यू था बहुत ही अच्छा रेवेन्यू निकाल के दिया था कंपनी ने 52 करोड़ का। एबिटा काफ़ी अच्छा कंपनी ने निकाला था। देन प्रॉफिट भी बहुत अच्छे से कंपनी ने निकाले थे 14 करोड़ का। और ग्रोथ तो देखोगे आप इमेंस दिखेगी आपको, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है कंपनी की, 60% की ग्रोथ कंपनी ने निकाल के दी थी ईयर ऑन ईयर। देन यहाँ पे आप देखोगे तो ज्योग्राफिक वाइज इनका जो रेवेन्यू आता है कहाँ से कितना आता है, यूएसए में आप देखोगे 2022 में 67% का रहा है, और यूके में 15% का, कनाडा में से 7.5% का आता है, अदर से 9.5% का आता है। और रेवेन्यू देखोगे आप बिजनेस सेगमेंट वाइज तो सबसे ज़्यादा जो आता है इनका वो आईटी सेगमेंट से ही आता है। देन इसके बाद फैंटेसी स्पोर्ट्स से आता है 16%, फिनटेक से 14%, हॉस्पिटैलिटी 11% है, अदर से इनका 27% आता है। देन यहाँ पे आप देखोगे तो जो कस्टमर से इनका रेवेन्यू आता है तो कितने कस्टमर्स पे कितनी डिपेंडेंसी है उससे का आइडिया आपको लगेगा। सो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 59% की डिपेंडेंसी थी इनकी टॉप 5 कस्टमर से। सो इस पर कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको इसने रिड्यूस किया है 48% के आसपास फाइनेंशियल ईयर 22 में। और टॉप 10 का आप देखोगे तो 2021 में 75%, बाप रे बहुत ज़्यादा है। सो ये हाई डिपेंडेंसी बन जाती है जिसको कंपनी समझ रही है, उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे उसको रिड्यूस कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 22 में देखोगे तो इसको रिड्यूस करके 65% कंपनी ने किया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जिस पर कंपनी काम कर रही है। देन यहाँ पे मैंने लिंक्डइन पे भी इनका पेज चेक किया। सो मुझको इस कंपनी की जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि कंपनी बावजूद इतनी छोटी होने के बाद भी अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे देखोगे तो क्लियरली आपको दिखाई देगा। सो इनके इस पेज पे फॉलोइंग है अराउंड 46,000 फॉलोअर्स की, और कंपनी आप देखोगे कितनी छोटी, जिसमें सिर्फ 300 ही इंप्लॉइज़ हैं। सो दैट मीन्स कंपनी अपने ब्लॉग्स के थ्रू, अपने इनोवेशन के थ्रू, अपने डे टू डे एक्टिविटी के थ्रू अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करा रही है अक्रॉस दी इंडस्ट्रीज़, आप कह सकते हो लोगों तक पहुंचा रही है। सो इसमें कई मेरे भी खुद के कनेक्शंस हैं जो इसमें काम करते हैं, जिसमें आप देख सकते हो। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे इस कंपनी के बारे में। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा अराउंड 378 एम्प्लॉइज़ हैं जो कि इस कंपनी में काम करते हैं, जिसमें आपको रियल पर्सन्स आपको दिख जाएंगे। और इसमें आप लिंक्डइन पेज पे जाके इनका खुद का इनका पेज आप रेफर कर सकते हो, उसमें बहुत कुछ आपको और जानने को मिलेगा। देन यहाँ पे जैसे हमने देखा कि टेक्नोलॉजीज़ वाइज तो हमने इसमें डिटेल में देखा ही हुआ है, बट इसमें सबसे खास बात मुझे इनके क्लाइंट्स लगे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इनके क्लाइंट काफ़ी आप कह सकते हो रेपुटेटेड क्लाइंट हैं जिनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें इनका एक क्लाइंट आ जाता है पोर्च, ये काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटेड क्लाइंट है, और सबसे बड़ा नाम तो हमें यहाँ पे दिखता है डिलाइट, ये भी इन्हीं का क्लाइंट आता है। सो ये काफ़ी रेपुटेड क्लाइंट्स हैं जिनको ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो ये कंपनी का बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा मुझे। एंड इवन द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कंपनी, आप ग्लासडोर पे इनके रिव्यूज़ आप चेक कर सकते हो। सो जो नॉन आईटी वाले होंगे उनको ज़्यादा नहीं पता होगा, सो उनको जैसे ब्रीफ में देना चाहता हूँ। सो ये ग्लासडोर एक वेबसाइट है जिसपे आईटी रिलेटेड सारे हर कंपनीज़ के आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे। उनका इन डेप्थ आप जाके उनके जो एक्चुअल एम्प्लॉइज़ काम करते हैं वो इसको रिव्यू करते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है, क्योंकि जब आप आईटी कंपनी में रहते हो, आप कंपनी स्विच कर रहे हो, तो ऑन बेसिस ऑफ फर्दर रिव्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इवन एज अ लेमैन पर्सन भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है, रिव्यूज़ पढ़ के हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ आप एक बार इनके ग्लासडोर के रिव्यूज़ भी आप जाके चेक कर सकते हो, और काफ़ी अच्छी रेटिंग है 4.3 की, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है इस कंपनी के बारे में। सो अभी तक मैंने जितनी भी कंपनीज़ रिव्यू करी है, मुझे अब तक की ये आईटी कैटेगरी की कंपनी मुझे अब तक की बेस्ट कंपनी लगी है एसएमई कैटेगरी के अंदर, जितनी भी अब तक मैंने कंपनीज़ रिव्यूज़ करी है। और ये बहुत ही पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो इवन मैंने कई सारे एसएमई शेयर्स पे और डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस किया था। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको चैनल पे आपको प्लेलिस्ट के अंदर अंडर द फंडामेंटल एनालिसिस आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और जस्ट एक शॉर्ट सा ब्रीफ है। सो ये सारे ही एसएमई कैटेगरी के स्टॉक्स हैं जिस पे मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है, जिसमें वेरेनियम है, ये आईटी कंपनी है। देन क्विक टच है, ये भी आईटी कंपनी है। इग्निस है, ये भी आईटी कंपनी है। देन ड्रोनाचार्य ये ड्रोन सेक्टर से बिलोंग करती है। देन ये प्रीवियस डेनप्रो है, ये भी एसएमई कैटेगरी से बिलोंग करता है, डेंटिस्ट्री एरिया से ये कंपनी बिलोंग करती है। तो ये सारी ही कंपनीज एसएमई कैटेगरी के अंदर आती है, और कोई भी इंटरेस्टेड है तो सारी कंपनीज़ को देख सकता है, रेफर कर सकता है प्लेलिस्ट में जाके। और थ्रू आउट माई एक्सपीरियंस अभी तक मैंने जितनी कंपनीज़ को एनालाइज़ किया है, अब तक की मुझे जो करंट कंपनी हम देख रहे हैं सिस्टैंको, वो अब तक की मुझे बेस्ट कंपनी नज़र आ रही है, जिसके अंदर वो सारे पोटेंशियल नज़र आ रहे हैं, इसे एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित कर सकते हैं। सो बैक टू अवर वीडियो, एंड अभी हम आ गए हैं अपने आप कह सकते हो बैलेंस शीट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों को देखने के लिए। सो सबसे पहले हम देखते हैं इसका मार्केट कैप, और ये सबसे ज़्यादा रिस्की फैक्टर हो जाता है। सो जितना वैरी इसके आगे मैं लगाऊँ उतना कम पड़ेगा। सो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत ही कम है, केवल 400 करोड़ की कंपनी है। सो ये एक पॉइंट आपको नोट करके चलना है। देन स्टॉक पी देखोगे तो 30 के आसपास दिखाई दे रहा है, और ये आप देखोगे तो बाप रे बाप, मेरे तो होश उड़ गए देखिए। आपका आरओसी एंड आरओई रिटर्न देखोगे तो अल्टीमेट बहुत ही खूबसूरत है। आप कह सकते हो 95%, 81%, क्लोज टू 3 डिजिट होने वाला 100% के आसपास इसका आरओसी काम करता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। सो ये एक की पॉइंट है जो इसे मल्टीबैगर बना सकती है इस कंपनी को। बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम कंक्लूजन में फिर से देखेंगे, बट ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप नोट करके चल सकते हो। देन द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कंपनी, ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, 0.01 का है, ना के बराबर इनके पास कर्जा है। और करंट मार्केट आप देखोगे, करंट मार्केट प्राइस तो 279 के आसपास काम कर रहा है। इसका ऑल टाइम हाई देखोगे तो 317 का रहा था। सो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही काम कर रहा है, ज़्यादा डिस्काउंटेड तो नहीं है। और फेस वैल्यू आप देखोगे तो 10 आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे हमें हाफ ईयरली हिसाब से नंबर्स दिए हुए हैं। सो सेल्स सबसे पहले आप नज़र डालोगे सेल्स के ऊपर। सो मार्च 2016 में सेल्स रहती है 16 करोड़ की, देन सितंबर में बढ़ के हो जाती है 22 की, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ी। देन आप देखोगे वापस से अगले हाफ ईयरली इनकी मार्च 2023 में 30 की हो जाती है, तो बहुत अच्छे तरीके से इनकी सेल्स बढ़ रही है। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे, सो ये बहुत ही अच्छा है। और किसी भी कंपनी के लिए अगर प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा लेवल से कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालती है, सो हाई चांसेस आ सकते हैं कि उसके प्रॉफिट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे।
और बहुत अच्छे तरीके से इसने अपना मार्जिन भी टाइम टू टाइम इंक्रीज़ करती चली गई है। सो बहुत ही अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं इसके अभी तक। देन यहाँ पे अगर हम देखें, नज़र डालें, जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है फाइनल प्रॉफिट टैक्स वगैरह पे करने के बाद, सो कंपनी प्रॉफिटेबल है। पहले 3 करोड़ का था, देन वो बढ़ के 4 करोड़ का होता है, और अभी आप देखोगे तो वो 10 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी निकाल के दे रही है। देन एक बार हम ईयरली डेटा भी देख लेते हैं कंपनी का। और यहाँ पे हमारे पास मार्च 2020 से कंपनी का डेटा अवेलेबल है। सेल्स आप देखोगे 14 करोड़ से 23 करोड़ होती है, 23 से 33 करोड़ होती है, 33 से 52 करोड़ होती है। मतलब इन शॉर्ट हर बार कंपनी अपनी सेल्स बहुत ही अच्छे तरह से इंक्रीज़ करती चली जा रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे तो नो डाउट दिस इज ऑल्सो लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, 29, 23 देन 30। तो ये भी कंटिन्यूसली हमें आप कह सकते हो मेंटेन और बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा फाइनल प्रॉफिट निकल के आता है, सो ये यहाँ पे नेट प्रॉफिट आप देखोगे टैक्स वगैरह पे करने के बाद का, तो 3 करोड़ से 6 करोड़ का होता है, देन 7 करोड़ का होता है, देन 14 करोड़ का होता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने प्रॉफिट भी इंक्रीज़ कर रही है, और आप कह सकते हो कंसिस्टेंटली कर रही है। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कंपनी की। और बहुत ही ज़्यादा रीसेंट लिस्टेड कंपनी है, तो ज़्यादा डेटा अवेलेबल तो नहीं है। 3 साल का आप डेटा पे नज़र डालोगे तो 3 साल की कंपाउंडेड सेल 54%, अल्टीमेट देन 60%, बहुत ही अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ आप देखोगे 3 साल की 79%, और आप अभी तक का देखोगे इस ईयर का टिल दिस टाइम तो 112%, अनबिलीवेबल, बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे सो 68 और 81% दिख जाएगी। तो हर एक पैरामीटर पे कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी का जैसे हमने देखा था कि डेट फ्री कंपनी है, प्योर डेट फ्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म इसकी जो बोरोइंग है 0 है, ये बहुत ही खास बात है। और इवन यहाँ पे आप नज़र डालोगे तो इसकी जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग आती है वो भी आपको 0 दिखेगी। सो प्योर डेट फ्री कंपनी हम इसको कह सकते हैं, बहुत ही खास चीज़ है। इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी इट्स डेट फ्री कंपनी। यहाँ पे आप नज़र डालोगे तो कंपनी का कैश फ्लो भी आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से कैश फ्लो कंपनी मेंटेन किया है। 30 CR का आप कह सकते हो नेट कैश फ्लो है कंपनी का। देन यहाँ पे आप देखोगे हर एक पैरामीटर पे कंपनी बस खुश करती चली ही जा रही है। आप देखोगे तो अनबिलीवेबल, बहुत ही अच्छा इसका आप कह सकते हो जितनी भी अक्रॉस होल्डिंग्स है वो बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। सो प्रमोटर्स आप देखोगे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रमोटर्स ओन करते हैं, 72% के आसपास का स्टेक ओन करते हैं। FIS की होल्डिंग बहुत अच्छी नज़र आ रही है, इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद 3%। देन DIS आप देखोगे बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी अपनी होल्डिंग्स ले रखी है इन्होंने 2% के आसपास, एंड पब्लिक देखोगे तो 22% के आसपास। और इसके जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आप देखोगे तो 551 है, जो कि SME कैटेगरी में बहुत अच्छी नज़र आ रहे हैं हमें। देन इसका अगर हम PE रेशियो देखें, इसका मीडियन जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से, सो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। सो इसका आप मीडियन देखोगे तो 28 के आसपास का इसका मीडियन है, और एक्जैक्टली उसी के आसपास कंपनी अभी काम करती हुई नज़र आ रही है। सो वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही है कंपनी, जबकि इतने हाई लेवल पर परफॉर्म कर रही है, तब भी अभी वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव दिख रही है। और कंपनी का आप चार्ट पैटर्न देखोगे, सो इसकी लिस्टिंग होती है 17 मार्च 2023 को, और चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। लेफ्ट टू राइट क्लियरली ऊपर ही जाता हुआ दिखाई दिया है, और अभी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही काम करता हुआ नज़र आ रहा है। देन हम टेक्निकली चार्ट पे अगर एक बार नज़र डालें, सो यहाँ पे आप देखोगे सो 311 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई रहा था, एंड उसी के आसपास ही काम कर रहा है। 278 करंटली यहाँ पे काम करता हुआ नज़र आ रहा है। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है इसमें खरीदने के बारे में, सो मेरे हिसाब से तो उसे वेट करना चाहिए, या तो ये अपने ऑल टाइम हाई को रिक्लेम करे और इसके ऊपर जाके सपोर्ट ले, तब इसके खरीदने के बारे में हम सोच सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि अगर ये वापस से इस लेवल पे हमें दिखाई दे, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत बार ऐसा हुआ इसने सपोर्ट लिया है। सो ये अराउंड 230 के आसपास अगर वापस से अपने इस लेवल पे आता है, तब फिर हम इसमें खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, तब हमें ऊपर से अच्छा डिस्काउंट भी अवेलेबल होगा। देन जैसा कि हमने देखा था ये SME कैटेगरी से बिलोंग करती है कंपनी। सो इसमें जो नोट करने वाली चीज़ है, इसमें लॉट में आपको शेयर्स खरीदने पड़ते हैं, जिनको नहीं मालूम है। सो इसमें आप एक शेयर नहीं खरीद सकते हो, एक लॉट डिसाइड किया जाता है, उसमें ही आप शेयर खरीद सकते हो। तो इसका जो लॉट साइज़ है वो 1600 का इसका लॉट साइज़ है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसका करंट मार्केट के हिसाब से अगर आप फाइनल वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप देखोगे, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो आपको अभी इस करंट प्राइस पे 4,46,000 के आसपास पे आपको खरीदारी करनी पड़ेगी। सो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा ड्रॉबैक निकल के आता है। ये इतनी अच्छी कंपनी है, सब कुछ अच्छा है, बट हर एक इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। सो इसमें इन्वेस्ट वही कर सकता है जिनका पोर्टफोलियो का साइज़ बहुत ज़्यादा ह्यूज हो, जिनके पास रिस्क एपेटाइट बहुत अच्छा हो, वो इसमें खरीदारी करने के बारे में फॉर श्योर सोच सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल इट्स अ रॉकिंग कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ इस कंपनी का कवर कर लिया। अब हम अगर वीडियो अपना कंक्लूड करें, सो पर्सनली मेरे हिसाब से हर एक फैक्टर पे कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है। आप इसके फंडामेंटल्स में जाओगे, फंडामेंटल्स में आप इसके अगर देखते हो तो इसकी सेल्स आप देखोगे क्लियरली विनर है, आप इसके प्रॉफिट्स देखोगे क्लियरली विनर है, कंसिस्टेंसी के साथ दोनों इसने प्रोवाइड किया। देन आप देखोगे इसके पास कैश फ्लो जो पड़ा हुआ है वो भी इसका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, 30 CR के आसपास का इनका कैश फ्लो है। उसके अलावा आप देखोगे इनके पास डेप्थ, सो कोई भी इनके पास डेप्थ नहीं है, प्योर डेप्थ फ्री कंपनी है ये। देन आप इसके अलावा अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करूँ तो बहुत ही डिसेंट प्रमोटर होल्डिंग्स आती है, 72% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग्स है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कंपनी इसकी FIS की भी होल्डिंग है, FIS ने भी अपना स्टेक ले रखा है, DIS ने भी इसमें अपना स्टेक ले रखा है, इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी। सो ये बहुत ही अलग लेवल का कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराती है। देन हमें अगर इसकी बात करें, सो लिंक्डइन पे इसकी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है, इसकी रीच बहुत ही अच्छी है, अराउंड 45,000 के आसपास के फॉलोअर्स हैं इनके पेज पे, और डे टू डे कंपनी में अपना जो ब्लॉग्स रहता है वो लिखती रहती है, अपनी रीच बढ़ाती रहती है। ग्लासडोर पे इसके बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ हैं, और इसका ROCE इमेंस है, ROCE एंड ROE आप देखोगे, बाप रे, बहुत ही अच्छा
आप कह सकते हो अराउंड 95 के इसके आसपास इसका आरओई था, तो बहुत ही इमेंस है, बहुत ही अच्छा है। सो हर एक फैक्टर पे कंपनी खड़ी उतर रही है। आप इसके बिजनेस देखोगे जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो बिजनेस में आप देखोगे तो जितनी भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हो गई, वेब 3 हो गया उस पर ये काम कर रही है, आप क्रिप्टो करेंसी हो गया उस पर ये काम कर रही है, ब्लॉकचेन पे ये काम कर रही है। इनके खुद के 2 प्रोडक्ट्स हैं जो ये डिलीवर करती है, सीआरएम सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है, डेटा एनालिटिक्स पे इसका काम है। सो हर एक फैक्टर पे कंपनी खड़ी उतर रही है और इतनी अच्छी कंपनी, टू बी रियली ऑनेस्ट, मैंने अभी तक इतनी अच्छी कंपनी नहीं देखी है। और इसके अंदर वो सारे ही पोटेंशियल है जो इस कंपनी को ईजिली, अगर मैं कहूँ तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ईजिली आपके पैसे को 25 गुना कर सकती है। आप 1 लाख लगाओगे, वो 1 लाख आपका 25 लाख हो जाएगा। सो सिर्फ और सिर्फ इसमें ड्रॉबैक यही है कि ये लॉट में आप खरीद सकते हो, तो 1600 के लॉट में ही आता है। सो हर एक रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें खरीदारी नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा 4,45,000 के आसपास आप कह सकते हो इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि मिनिमम अमाउंट है। सो मेरा प्योर रिकमेंडेशन है, अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है जिनका पोर्टफोलियो का साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, आप कह सकते हो मिनिमम उनका पोर्टफोलियो का साइज़ 50 लाख से ज़्यादा का है, और आप कह सकते हो अगर उनका रिस्क एपेटाइट बहुत ही ज़्यादा हाई है। हर एक कंपनी के पैरामीटर बहुत अच्छे हैं, बट हमको इतना ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है कि हम अपना रिस्क एपेटाइट ही भूल जाएँ। तो ये हमको नोट करके चलना है। केवल 400 सीआर के आसपास की कंपनी बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा इसमें एसोसिएटेड है। और अगर कोई रिस्क ले सकता है, किसी का पोर्टफोलियो साइज़ इतना बड़ा है, वो इतना रिस्क ले सकता है, तो नो डाउट उसको इस कंपनी में जाना ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सारे वो पोटेंशियल है जो इसको एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित कर सकती है। सो मेरे हिसाब से तो इट्स अ बिग थम्स अप। बहुत ही हर एक चीज़ पॉजिटिव है इस कंपनी के बारे में। और ओनली जो ड्रॉबैक है, सो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है जो इतना अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, सो उनके लिए सिर्फ सेकंड ऑप्शन ये रह जाता है इस कंपनी में कि उनको टाइम देना पड़ेगा, वेट कर सकते हो आप 2 से 3 साल का, आप इसमें टाइम दो। माइट भी हो सकता है ये कंपनी एसएमई कैटेगरी से निकल के नॉर्मल एनएसई या बीईसी पे लिस्ट हो जाती है, देन हम उसके बारे में खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। सो इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पे कंक्लूड करते हैं। टिल दिल थैंक यू सो मच गाइस। और आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे, हमारा वीडियो अच्छा लगा, सो प्लीज़ अप्रिशिएट अस बाय लाइकिंग टू अवर वीडियोस एंड बाय सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल। आपको किसी और कंपनी के बारे में कुछ जानना है, सो आप फील फ्री टू कमेंट इट डाउन, एंड उसके अकॉर्डिंग हम अपने फर्दर वीडियोस और लेके आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।